मैं निधि घर की छोटी बहू। मेरी उम्र 26 साल है। अभी 8 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मेरे पति आदित्य 30 साल के हैं और उनका अच्छा खासा बिजनेस है। मेरे घर में सास ससुर जेठ जेठानी उनके 2 बच्चों के अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जेठानी जी भी बहुत अच्छी है। अगर सबसे बुरी कोई है तो वो हूँ मैं, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आकर ऐसी हो गई हूँ। बचपन से ही मैं सीधी सीधी बातें मुंह पर कहती हूँ, जिससे मुझे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे कई बार समझाया कि तुम जो बोलती हो वो अक्सर सही होता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। मैंने कई बार कोशिश भी की पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी-खरी बोल देने की आदत है, इसलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 8 महीनों में ही मैं एक अच्छी बहू बनने की बजाय बहुत बुरी बहू बन गई हूँ। वहीं मेरी जेठानी जल्द किसी को जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है, तो वो सबकी प्यारी बहू है। वैसे वो सच में भी बहुत अच्छी है। उनके जैसी मैं चाहकर भी नहीं हो सकती। एक दिन सबके नाश्ता कर लेने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी तब तक पराठा ठंडा हो चुका था। ठंडा पराठा खाने में अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम है। पहले घर के सभी सदस्य खा ले, फिर बहुएं खाएं। और सिर्फ ससुराल क्या, मैंने अपने मायके में भी यही देखा है। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल कि माँ कभी दादी या पापा से पहले खाना खा ले। वह तो उन लोगों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सोचते हुए मैं पराठा खा रही थी कि तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे सबने कब का नाश्ता कर लिया और तुम घंटों से लेकर बैठी हो। तुमसे खाते नहीं हो रहा, मुंह में दांत नहीं है क्या? घर के सब काम पड़े हैं और इनको खाने से फुर्सत नहीं। मुझे ये सब सुनकर काफी बुरा लगा, परंतु मैं सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी आप खाते समय भी सुना देती है? कम से कम खाते समय तो ताना मत मारा करो, सबकी के खाने के बाद खाने बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान सबसे ज्यादा चलती है, बाकी कुछ नहीं। ये बोलकर जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो, आदित्य सोकर उठा या नहीं? मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे हैं। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आने के लिए। ये लड़का भी ना, जब से ब्याह हुआ है एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो घर और बिजनेस का कल्याण हो जाएगा। सासू माँ ने कहा। मैं एक बार फिर बोलने लगी। तब तक मेरी जेठानी ने इशारे में चुप रहने को कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़की का ब्याह हुआ है, ये लड़की घर में आई है, तब से घर की बरकत बंद हो गई। इसके कदम तो बिल्कुल ही शुभ नहीं हैं। धीरे से बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ये सब सुनकर मैं अवाक रह गई। तब तक जेठानी आकर बोली, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई नई हो, इसीलिए ज्यादा कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे पता लग जाएगा। तुम इन सब बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना, जितना सोचोगी उतना दुखी होगी। एक दिन मेरी जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? मैंने कहा, छोले पूरी। अरे उसे क्यों पूछ रही हो? पीछे से सासू माँ ने कहा और बोली, छोले पूरी मुझे पसंद नहीं, तो आलू गोभी की सब्जी और रोटी यही सब बनाओ। ठीक है। तब मेरी जेठानी ने कहा, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी, मैंने कहा। मैं खाना बना ही रही थी कि तभी मेरे भाई का फोन आया। मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना बना रही हूँ। भैया ने कहा, हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने की बात मैंने सास और जेठानी को भी बताई। जेठानी तो बहुत खुश हुई, पर सास का चेहरा लटक गया। शायद वो नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वाले आए। पर मैंने कुछ नहीं कहा।
जाकर चुपचाप रसोई में लग गई। कुछ देर में मैंने और मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की पनीर की सब्जी, मिक्स वेज और दही बड़े भी बनाए। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे तो मैंने कहा, आप इतनी देर देर तक सोते हो और मम्मी मुझ पर नाराज होती है, जल्दी से दुकान चले जाओ। पापा जल्दी आने को बोल कर गए हैं। उन्होंने अनमने ढंग से कहा, हाँ पता है चला जाऊंगा। वह तो रोज ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर हम लोगों की अपनी लाइफ भी होती है। इधर रसोई में इतनी सारी चीजें देखकर जेठानी आंखें बड़ी करती हुई बोली, इतना सब कुछ बिना पूछे बना लिया, कहीं मम्मी जी नाराज ना हो जाएं। कैसी बातें कर रही हो दीदी? भला वह क्यों नाराज होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है, नहीं तो वो बोलेंगे, क्या बिटिया तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद ही भूल गई। मेरी जेठानी ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मम्मी जी कहीं नाराज ना हो जाए। वो क्या है ना कि इतने सालों में मैंने कभी भी मम्मी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया, और मेहमानों के आने पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बोली, अरे ठीक है ना, दीदी नाराज भी होंगी तो थोड़ा सुन लूंगी। वैसे भी मम्मी जी मुझसे तो ज्यादातर नाराज ही रहती है। ये बोलकर मैं हंसने लगी और साथ में जेठानी जी भी मुस्कुरा दी। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आई, ये देखने के लिए कि पापा के लिए मैंने क्या बनाया है। वह नजरें उठाकर और घुमाकर सब कुछ देखने लगी। मैंने जो कुछ बनाया था वह सारी चीजों के नाम बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी अपने ससुराल वालों के लिए भी इतना सब कुछ बनाती हो क्या? मम्मी जी, पिछले संडे को ही तो बनाया था इतना सब कुछ, रोज रोज थोड़ी ना बनाते हैं। अभी बात पापा की है, वह पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। मैंने कहा। मेरी बातें सुनकर सासू माँ मुंह टेढ़ा करके सयानी सी मुस्कान लेकर चली गई। समय पर पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं, तो वह भी घर आ गए। एक दूसरे के हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बात का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गई। मेरे पापा ने पूछा, समधी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से खुश तो है ना? आप सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बात सुनकर मैंने जेठानी से धीरे से कहा, देखना दीदी, पापा जी तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी जरूर कहेंगी, बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी की जुबान जरा तेज है। पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने जरा अकड़ कर कहा, वो सब बात बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि कैसे आना हुआ। जी, यहीं पास में कुछ काम था तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, सोचा बिटिया से और आप सबसे भी मिलते हुए चलें। वैसे भी निधि की शादी के बाद मैं आया नहीं तो उसे मुझसे बहुत शिकायत थी कि पापा आप आते क्यों नहीं हैं। पापा बोले, ससुर जी बोले तो हमें खबर नहीं की कि आप आ रहे हैं। नहीं जी, मैंने दामाद जी को फोन किया था और बिटिया को भी पता था कि हम दोनों के आने की बात, क्या उसने आपको बताया नहीं? पापा जी ने कहा। ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले ये बताइए, ये घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी दामाद का? पापा जी बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, बेशक घर आपका है तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए था, या बेटी दामाद को, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा हो तो बेटी तो ऐसी होगी ही ना। ससुर जी की बात पर पापा बोले, समधी जी क्या हो गया, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बताकर आऊंगा, पर इस तरह से बात मत करिए। वैसे क्या किया निधि ने? किस बात पर आप इतना नाराज हो रहे हैं? क्या बताऊं? कोई एक बात हो तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी की भी लाज नहीं है, सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वो सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समधी जी, आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाते हैं। भला ये तो नाराज होने वाली बात नहीं। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी तुरंत बोले, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है। देखिए, ये चलन हमारे घर में हो सकता है, आपके घर में नहीं।
आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला ये क्या तरीका है बहू का? हर वक्त अपने मन का करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त ना करे तो ये घर कब का टूट गया होता। ससुर जी बोले। ससुर जी की शिकायतें सुनकर मुझे तो झटका पर झटका लग रहा था। आज तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ तो ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे निकले। उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं झटके से बाहर जाने लगी सफाई देने के लिए, पर मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़कर अंदर ही बैठा दिया। क्या बेवकूफी है? तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगी। मैं बुरी हूं तो थोड़ी और बुरी बनने दो, लेकिन ये सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। जानती हूं, पर अभी चुप रहो। वो दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। जेठानी बोली, पर मैं फिर भी जाने लगी। तो जेठानी बोली, ठीक है, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने भाई और पापा की। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोते देखकर मेरी जेठानी की आंखें भी भर आई। बस इतना समझ लो कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। उधर पापा और ससुर जी की बातें अभी भी जारी थी। इस बार मेरी सास बोल रही थी, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, बताओ क्या वह पढ़ी लिखी नहीं है? वह तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसमें घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे का ब्याह हुआ है, आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम हैं आपकी बेटी के। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता था, लेकिन ब्याह के बाद तो काम करना बंद कर दिया है। मेरे छोटे छोटे पोतों से काम करवाती है। और क्या बताऊँ आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 8 महीनों में उसका असली रंग। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सासुर के मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब आपको बेटी से जो बात करनी है कर लीजिए। ससुर जी ने कहा तो पापा ने मुझे आवाज लगाई, निधि बेटा बाहर आना जरा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। उनके गुस्से में लाल हुई आंखें देखकर मैं सहम गई। बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सासुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैंने और तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, क्या तुम नहीं समझी? बेटा, ये तुम्हारा ससुराल है। यहाँ हर एक बात और हर एक कदम सोच समझकर उठाना और बोलना चाहिए। इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इतनी समझ नहीं है। तुम अपने माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेगी, मुझे गौरवान्वित करेगी, लेकिन आज ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा बोले। पापा की बातें सुनकर मेरी नजरें झुक गई और सिसकियां निकल पड़ी। ठीक है बेटा, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। चलो, अब तक जो गलतियां हुई है उनके लिए माफी मांग लो। आगे से कोशिश करना दोबारा ऐसी गलती ना हो। समधी जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपना समझकर उसे माफ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ ये तुनक मिजाज है, पर दिल की साफ है। पापा बोले। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा, बस मुंह सिकोड़े गुस्से में मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा, मेरे सामने ही माफी मांग लो। मैंने कहा, पापा पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस बार पापा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा वह करो। चलो माफी मांगो अपने सास ससुर से।
मैंने कहा सॉरी पापा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज लड़की है, अपने ससुराल में मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा बिफरे। मैंने कहा पापा, भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया? माफी मांगने को कह रहे हैं, सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने क्यों नहीं सोचा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह मैं पूरी तरह मानने को तैयार हूँ। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। तभी भैया बोले, हाँ पापा, दीदी सही कह रही हैं। एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए, तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आखिर बात क्या है। भाई ने कहा तो पापा बोले, अच्छा चलो ठीक है, बोलो। मैं बोलना शुरू करती। उससे पहले ही मेरे सास ससुर उठकर जाने लगे, तो मैंने कहा मम्मी पापा आप दोनों भी यहीं बैठे रहिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने ही कहूंगी। ठीक है, बोलो। मेरे सास ससुर वापस बैठते हुए बोले। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और फिर बैठ गए। बोलो जो बोलना है। मैं नीचे जमीन पर बैठ गई। ये देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपनी चेयर मुझे देकर बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही सही हूँ। मेरे ससुराल में ये नियम है कि जब घर के बड़े सोफा और चेयर पर बैठे हो तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठना होता है। मैंने कहा। ये सुनकर सासुर मुझे घूर कर देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब इन्होंने मेरे बारे में इतना सब कुछ कहा, तब आपने एक बार ये क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है? ठीक है, इन्होंने नहीं बताया ना, सही। आपने मुझसे पूछा। चलो मैं बताती हूँ सारी बातें। इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों उठाई? आप जानते हैं क्यों? पापा ठहरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि ये काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो ये सब जरा खुले विचारों के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे। इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे बहुत सामान्य होकर बात करने लगी, जो इन्हें नहीं भाया। परंतु ये बात इन्होंने मुझे प्यार से नहीं कही। तभी बहुत बुरा भला कहा, तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ से घूंघट किया जाता है, और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो, इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या जरूरत है? ये सुनकर इन्होंने उसी दिन भी मुझे बहुत सुनाया, मेरे संस्कार और परवरिश के बारे में, और ना जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक बार जवाब नहीं दिया और ना ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात इनके बेटे के नाम लेने की, तो मैं शुरुआती दिनों से ही उनका नाम लेकर बुलाती थी, पर इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसा आज इन्होंने आपसे कहा, क्या आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है? उसी दिन से मैंने उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और तू कहकर बुलाती है, तब ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए होते हैं? तुम क्या बोल रही हो बहू? सासू माँ ने टोका। मम्मी जी मुझे बोलने दीजिए, आप जब बोल रही थी तब मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, ना डिस्टर्ब किया, तो प्लीज मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए, मुझे मत रोकिए। मेरी बात सुनकर सासू माँ मुंह बनाकर चुप हो गई। अब रही बात इनके बेटे के काम करने की, तो इनका ये कहना कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है, सरासर गलत है। बात यह है कि वो पहले से ही कामचोर है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात घर लौटना और सुबह 1 बजे तक सोना इनकी आदतों में पहले से ही है। जबरदस्ती उसका दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो उनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनके बेटे का दुकान में ध्यान नहीं देना।
मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का भी असर होता है। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? ये कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस मेरे बेटे का है, बस सब वही देखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर का आलसी, लापरवाह, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस कर चुप हो जा। समझ गया मैं, तुम्हारी गलती नहीं है। ससुर जी झुझुलाए। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके दोनों की ही नजरों में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। मैंने कहा, भाई ने कहा, हाँ पापा दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़गड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने MBA किया, पर यहाँ नौकरी नहीं करने के लिए मुझे कहा गया। मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा था कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी जरूरी है। तो फिर मैं कैसे घमंडी हो गई? ये अक्सर मुझे कहते हैं, तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाना खाते समय टोले से पानी मांग लिया। इसके लिए भी इन्होंने बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम ना करें। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती है, मैंने जानबूझकर इन सब के साथ अपनी भी खाने की थाली लगा ली। जानते हैं, मेरे सास-ससुर ने परोसी हुई थाली रखवा दी और कहने लगे, हमारे घर में ये नियम नहीं है, तुम दोनों जेठानी देवरानी पीछे खाना खाओगी। भला कोई ऐसा करता है क्या? पापा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दयानूसी सोच को देखकर कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। हाँ, मैंने अपनी बातें जरूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे मैंने अपनाए या नहीं। जिस चीज के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नजर में जब और जहां गलती हुई, हर बार माफी मांगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हो गई, कैसे मुझे किसी का लिहाज नहीं। बार बार वही बातें दोहराना, मतलब इनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था वो आपकी बेइज्जती करके निकालना था। अब पापा की नाराजगी कम हो रही थी, वह मेरे साथ साथ ससुर जी की ओर भी देखने लगे। पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। मैंने कहा। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और। जेठानी का रोना देखकर मुझे इतना समझ आ गया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या मुझसे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा होती है ससुराल वालों को। हाँ पापा, मैंने कहा। इन्होंने कहा, मेरी जेठानी बहुत संस्कारी है। तो हाँ, वो सच में संस्कारी है, पर यह संस्कार उनके माँ बाप ने दिए हैं, इन्होंने तो सिर्फ सताया है। मैंने क्या सताया है बड़ी बहू को? जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ, इन्हें कब क्या कहा, क्या सताया? जबरदस्ती हम पर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही है। सासू माँ बोली। वो क्या बोलेंगी देखकर तो लगता नहीं कि वो कभी मुंह भी खोलती होंगी। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आप सब ने बहुत किया है। मैंने कहा। मेरी बात सुनकर सासू माँ बौखला गई। अरे तुझे आज 8 महीने हुए नहीं और तू सब जान गई है। किसे हमने सताया? अब तू ज्यादा और गलत इल्जाम लगा रही है। मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ? तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया, एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर की सदस्य हो? ये घर तुम्हारा भी है, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा कि किसी काम में देरी हो जाए या गलती हो जाए तो तुरंत कहती है, तुम्हारा घर है, जो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए, कुछ कराने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेती है। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को जरूर शामिल करती है, और अंत में होता भी वही है जो उनकी बेटी और दामाद चाहते हैं।
ये तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछती है। इनकी कभी भी कोई बात मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ के बोल नहीं निकलेंगे। लेकिन जब भी खाना खाने बैठे, किसी ना किसी बहाने थाली देखने जरूर आ जाती है। कहीं हमने अपने लिए ज्यादा दाल सब्जी तो नहीं रख ली, या फिर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, कितनी देर के लिए जाएंगी, कितने दिन के लिए मायके जाएंगी, कब वापस आएंगी, ये सब कुछ यही तय करेंगी। यहाँ तक कि हम लोग किस रंग के कपड़े पहनेंगे यही तय करती है, और हम मान भी जाते हैं। और तब ये कहती है कि मैं उनकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इनकी वजह से घर टिका हुआ है। कैसे पापा? कैसे सिर्फ इनकी वजह से ये घर चल रहा है? बहू, तुम अब बहुत ज्यादा बोल रही हो। बस समझिए, बोलने दीजिए। बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार करती है, अगर गलती ना रहे तो फिर वो डरती। अपने माँ बाप से भी नहीं है, यानी मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा बोले, पापा, ये सब बातें तो बस मैंने इनके इल्जाम का जवाब दिया है। इसके अलावा इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, ये भी बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। ये सुनकर शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। पापा ने रोक दिया। ठीक है, बाकी सब नहीं, बस एक बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला कि मैंने बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की है, तब से हर वक्त बात को ऐसे घुमा फिराकर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था, ताकि ये मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सकें। ये सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास भी काफी सक्का गई। ऐसे लोग हैं ये? आपकी कैसी सोच है? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी होगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन इतनी घटिया सोच पता होता तो अपनी बेटी को आपके घर में कभी नहीं ब्याहता। अभी के अभी चल बेटा यहाँ से। तुमने इतना कुछ सहा है, अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए, जो इनके इशारे पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हुई और उल्टियां होने लगी, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। परंतु जब मेरी उल्टी बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने उसे नौटंकी मात्र ही समझा। जांच में पता चला कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ने ही मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का भी व्यवहार सामान्य रहा। मैं वहीं से मायके चली गई। इस बीच मेरी सास या ससुर दोनों में से किसी ने एक फोन तक नहीं किया, बस जेठानी ने छुपकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। समय पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुशी से मेरे सास ससुर को कहा कि पोता हुआ है, फिर भी कोई नहीं आया। हाँ, मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए और कहा बच्चे के लिए जरूरत की चीजें ले लेना। अब तक तो मायके में ही लगभग सबको पता चल गया था, तो जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे वह सब ताने देने लगे, सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी, इतनी जुबान चलती है कि भला ससुराल में कैसे रह पाएगी, कितनी छूट दे रखी है, भला बेटियां इतनी जुबान चलाती है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर माँ के काफी समझाने के बाद मैं शांत हुई। बच्चा अब 8 महीने का हो गया तो मेरे पति ने कहा, चलो अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी बहू को भले ही पसंद ना करें, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई। परंतु यहाँ पर मेरे सासुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात बता दूं, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आई थी, अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे ससुराल में सब उनसे बहुत नाराज रहने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कह दिया।
मेरे पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सच में हमें निकल जाने को कह दिया। वह रोने लगे। छोटी बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगा? मेरे ससुर जी ने कहा, ये तुम जानो, जहां तुम्हारी पत्नी कहे वहां जाओ। 8 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मायके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे, पर उन्हें नौकरी का अनुभव ही नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 7 साल तक मायके में ही रही। बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ी, पर कहीं उनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फोन किया, उनसे कुछ पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाल ली। मैंने भी अब जॉब करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। बस इसी बीच मैं दूसरे बच्चे की माँ बन गई। इस बार मैंने सास ससुर को कहा, लेकिन ना तो वो आए और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने संभाला। करीब 12 साल बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है, परंतु सासुर की नज़र में मैं बहुत बुरी हूँ और संस्कारी बहू नहीं हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर को कई बार बुलवाने के बाद भी जब दोनों मेरे पास नहीं आए, तब मैंने भी जाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से कभी कभी मिलने जाती हूँ। वह कभी कभी मेरे घर आ जाती है। वह मुझे देखते ही कहती है, बड़ी हिम्मत वाली है रे तू। धन्य है, कम से कम तूने अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थी? उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया, जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई गुना मेरे साथ हो चुका है, और तुम्हारे पापा को तो तुमने खाना भी खिलाया, मेरे पापा को तो खाना भी नहीं खाने दिया इन सब ने। बस इसी बात को याद करके रो रही थी। तो फिर आप क्यों इतनी संस्कारी बनी रही? फिर भी क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतनी सेवा कर रही हो? तब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ, जब शुरू से कुछ नहीं कहा, मुंह नहीं खोला, तो अब बोलकर क्या मतलब है? वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद से तो दोनों काफी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आजादी मिल चुकी है। बहुत धन्य हो तुम दीदी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। पर हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता। ये सुनकर वो हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार में जुड़ी हूँ, परंतु कभी पिछली बातें याद आती हैं तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट, अपनी बात रखने वाली हूँ। तब मेरे साथ इतना सब हुआ, उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने लिए नहीं बोल पाती, विरोध नहीं कर पाती, और हाँ, जिनके माँ बाप भी साथ नहीं खड़े होते। वह कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।